फटाफट फिजिक्स निकाल लो अपनी अपनी बुक। हम लोग ने मेरे ख्याल से एडवांटेजेस ऑफ सीरीज और पैरेलल सर्किट हम लोग कर रहे थे पिछली क्लास में। यस सर, एडवांटेजेस कर रहे थे। तो ये स्लाइड कर लिया था या इसके पहले वाला तक किया था बस? Sir, we did till here. We have to start from here. We have to start from here. Okay. So first of all, we'll do this disadvantages of series circuit for domestic wiring. तो घर में जो हम लोग वायरिंग करते हैं उसमें अगर हम लोग सीरीज सर्किट रखेंगे तो उसका डिसएडवांटेज क्या है। वैसे हम लोगों ने एडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट भी पढ़ा था जब हम लोग दिवाली में जो बल्ब जलाते हैं उसमें क्या एडवांटेज मिलता है हम लोगों को, राइट। और हम लोग काफी नॉस्टैल्जिक हो गए थे, बचपन में चले गए थे, राइट। तो आज हम लोग ये डिसएडवांटेज से शुरू करेंगे सीरीज सर्किट के। सो हमारा ये जो डोमेस्टिक वायरिंग है, डोमेस्टिक वायरिंग एज इन ये जो घर में हम लोग जो वायरिंग करते हैं उसमें सीरीज सर्किट क्यों डिसएडवांटेजेस है, दैट वी आर गोइंग टू सी। फर्स्ट इज in series circuit, if one electrical appliance stops working due to some defect, then all other appliance also stops working, है ना। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। तुम ये सोचो कि तुम्हारे घर में पहले वायर आया, उससे एक बल्ब कनेक्टेड है, उसके बाद आगे जाके यही एक फैन से कनेक्टेड है, राइट। और उसके बाद आगे जाके ये टीवी से कनेक्टेड है एंड सो ऑन। हमारे अचानक से पावर का सर्ज आया और ये बल्ब फ्यूज हो गया। बल्ब फ्यूज होने का मतलब क्या है, कनेक्शन आधे पे यहीं पे रुक गया, राइट। अब क्या है कि यहाँ पे आगे करंट जो है यहीं पे रुक जाएगा बिकॉज ये कनेक्शन कट गया ना। बल्ब का फ्यूज होना मतलब वो फिलामेंट ब्रेक कर जाना। ये जो ऐसे फिलामेंट होता है ना, ये ब्रेक कर गया, मतलब ये ऐसे हो गया। अब ब्रेक कर गया तो करंट हवा में उड़ के तो जाएगा नहीं दूसरे तरफ, राइट। तो ब्रेक हो गया तो करंट का फ्लो रुक गया। करंट का फ्लो रुक गया मतलब अब आगे टीवी और पंखे के बिना जीवन काटना पड़ेगा, राइट। पंखे के बिना तो फिर भी काट सकते हैं, टीवी के बिना तो काट नहीं सकते हैं ना। टीवी इज मोर इम्पोर्टेंट देन फैन, isn't it? No? Yes. Anyways, कोई बात नहीं यार, मेरे लिए भी बचपन में टीवी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हमारे यहाँ हमारे टाइम में तो छोटे में तो वो आता भी नहीं था सब चीज जो तुम्हारे यहाँ इतना डिश एंटीना और ये सब जो लगा हुआ है। हमारे यहाँ टाइम पे तो ये था नहीं, है ना। हफ्ते में एक बार कुछ आता था, वो पता नहीं एक ही एनिमेशन आता था, ही मैन करके एक आता था। उसके लिए पूरा कितना बटर मारते थे पेरेंट्स को, तो वो भी अलाउ तो कर देते थे कि देखने के लिए। और जैसे ही मैन आता था लाइट भी चली जाती थी उसी टाइम। किस्मत पूरा वेट। सर एंटीना सेट करना पड़ता है। एंटीना भी गोल गोल घुमाना पड़ता था वो जो, है ना। उसका गुड इवनिंग स्वयं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो अभी तुम जल्दी से, हाँ कैमरा, ओ जबरदस्त। तुम्हारा कैमरा इतना अच्छा लुक देता ना, हमको लगता है हम भी ऑर्डर कर ले। हमको बताना कौन सा कैमरा है। सर मुझे नहीं पता कौन सा, अच्छा लगता नहीं है ये। इसलिए तो तुम्हें बोल रहा हूँ मैं, जिससे तुमको अच्छा लगने लगे। अच्छा चलो, तो ये हो गया कि भाई हमारे करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। सेकंड क्या है डिसएडवांटेज, ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू व्हिच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। मतलब अगर लाइट जलाना है तो पंखा में भी बैठना पड़ेगा, जा रहा हो चाहे जो भी हो, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। थर्ड था कि अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज 220 वोल्ट एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई। देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर तुमने इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, अब ये 220 वोल्ट सब में तो जाएगा नहीं क्योंकि सीरीज में है। ये एक V1 वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, V2 इसके अक्रॉस होगा और लेट्स से V3 इसके अक्रॉस होगा। तो दिस विल बी डिवाइडेड, दिस 220 वोल्ट विल गेट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो अब हमारे पास जो नॉर्मल जो हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदते हैं सब में तुम देखोगे इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट लिखा होता है, इफ यू हैव सीन इट, राइट। सो 220 वोल्ट लिखा हो मतलब वो उसका 100% एफिशिएंसी तभी आएगा जब तुम उसको 220 वोल्ट पे ऑपरेट करो। इफ यू आर गिविंग अ लेसर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देन द करंट विल आल्सो बी लेस, और जो बल्ब जितना ग्लो करना चाहिए उतना ब्राइटनेस से ग्लो नहीं करेगा। पंखा जितना तेज घूमना चाहिए उतना तेजी से घूमेगा नहीं, और टीवी तो खराब ही हो जाएगा अगर तुम 220 से कम में 150 140 पे चलाओगे
तो बस गया, थोड़े दिन में वो LCD को खाना खाने के लिए यूज करना पड़ेगा, बिछा के टेबल बना के। वो उसके कैन दिस हैपन कि एक अप्लायंस को हम 220 वोल्ट दें और जो दूसरे साइड से वोल्टेज ज्यादा है? मतलब कि 220 वोल्ट का है और उसमें ज्यादा वोल्टेज तुमने दे दिया। नहीं सर, जैसे फ्रॉम वन एंड आई पास 220 वोल्ट्स एंड फ्रॉम द अदर एंड आई एम गेटिंग हाई वोल्टेज। नहीं, हाउ कैन दैट हैपन? नहीं सर, वही कुछ हो सकता है। तब तो वो ऑटोमेटिक जनरेटर हो गया ना, फिर तो तुमको जनरेटर का जरूरत ही नहीं है, मतलब पावर तुम नहीं डेवलप करने लगे। सर, आज ही हुआ है, मतलब नहीं आई सॉ इट। हाँ, तो वो स्टेबलाइजर होगा वहां पे लगा हुआ, या यस, ट्रांसफार्मर। स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर क्या करता है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है, वो स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है बेसिकली। तुमने उसमें 220 वोल्ट दिया तो वो 440 वोल्ट भी निकाल सकता ओके। है। उसमें वो नंबर, वो क्वाइल्स होते हैं बेसिकली, एक प्राइमरी क्वाइल सर दिया तो होता है वो कैसे कर सकते हैं सर? डबल कैसे कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को वो? करंट को चेंज करके। पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, पावर आएगा, है ना। तो अगर तुम वोल्टेज को डबल करना था तो करंट को हाफ कर दो, क्योंकि पावर तो सेम ही रहेगा ना, पावर तुम जनरेट नहीं कर सकते। ओके। इफ यू इंक्रीज द करंट योर वोल्टेज विल इंक्रीज। तो ऐसे करके होता है। यहाँ पे ये क्वाइल्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से वो होता है जो अभी हम बात कर रहे हैं ना। तो ये ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ये क्या करता है कि जितने नंबर ऑफ क्वाइल्स यहाँ पे N1 और यहाँ नंबर ऑफ क्वाइल्स N2 है, तो N1 डिवाइडेड बाय N2 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो वोल्टेज V1 और वोल्टेज V2 इज इक्वल टू V1 बाय V2। तो क्वाइल्स जितने होते हैं ना इसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी में, ये ट्रांसफार्मर में उससे डिसाइड होता है। ये सब तुम 11th-12th में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना। तो बेसिकली तुमको बस ये जानना है कि एक डिवाइस होता है ट्रांसफार्मर, जो कि स्टेबलाइजर के अंदर लगा हुआ होता है, और उसमें ये चीज होता है। इनपुट वोल्टेज कुछ और होगा, वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए, कि कितना भी इनपुट वोल्टेज हो, आउटपुट वोल्टेज हमेशा वो 220 वोल्ट निकाल के देगा। ठीक है, यही होता है ना। हम लोग को तो जितने भी महंगे डिवाइसेस हैं उसमें तो हम लोग को वोल्टेज फ्लक्चुएशन को रोकना पड़ेगा ना, अदरवाइज वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो हमारी डिवाइसेस खराब हो जाएंगी, राइट। तो उसको स्टॉप करने के लिए तुम देखे होगे कि एसी के सामने, अपने फ्रिज में लगा हुआ रहता है, टीवीज में लगे हुए होते थे, है ना। अब वो क्या करने लगे हैं कि वो कहते हैं इन्वर्टर एसी, इन्वर्टर। ये तो उसके अंदर ऑलरेडी एक स्टेबलाइज, मतलब एक वो लगा हुआ रहता है, मतलब डिवाइस के अंदर ही एक ऑलरेडी एक वो स्टेबलाइजर का कंपोनेंट लगा रहता है जो कि वोल्टेज को स्टेबलाइज करते हैं। ओके। तो अब हर डिवाइस में खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये सेल्समैन बेवकूफ भी बनाते हैं, चाहते हैं कि तुम ना खरीदो, जिससे तुम्हारा जल्दी जल्दी खराब होगा, तभी तो उसके दुकान में बिकेगा भी। हाँ, तो जिसको नहीं पता है सर वो, इसलिए इन्वर्टर एसी ज्यादा प्रेफरेबल नहीं होता। नहीं प्रेफरेबल हो चाहे नहीं हो, महंगा होता है, मुझे तो यही पता है, इसलिए आई डोंट बाय। सर क्योंकि जब भी मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेने गए थे तो सर हमेशा पापा नॉन इन्वर्टर लेते हैं। तो वो एक्चुअली कॉस्ट उतना, जितना फर्क है ना, उतना ज्यादा वो इफेक्टिव है नहीं। बेसिकली खराब वो भी हो जाता है उतने ही टाइम में। ये लोग बोलते हैं ये सब, बट वो सेल्समैन बेवकूफ बनाते हैं। तो यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स एंड सी व्हाट इज गुड फॉर यू। एनीवेज, तो अच्छा, चौथा क्या है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो। तो अब देखो, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो अगेन दिस इज अ डिसएडवांटेज। तो 4 डिसएडवांटेज हो गए। पहला हो गया कि इफ वन ऑफ द डिवाइस स्टॉप्स वर्किंग, द होल appliances after that will also stop working. Second, all the appliances will have to be switched on or off by only one switch. Third, the voltage supply to all these devices is not 220 volt, it is less than that if they are connected in series. Fourth, the overall resistance increases, right? ठीक है, तो ये 4 हमारे हो गए डिसएडवांटेज। अच्छा, अब इसी में, इसी का उल्टा एडवांटेजेस क्या है, राइट। सो एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट्स इन डोमेस्टिक वायरिंग। अगर हम पैरेलल सर्किट करेंगे तब क्या एडवांटेज मिलेगा, तो पैरेलल सर्किट करेंगे तो पहला एडवांटेज ये मिलेगा हमें कि
if one of the electrical appliance stops working due to some defect, then all other appliances keep working normally. मतलब हमारे पास एक बल्ब लगा हुआ है और पैरेलल में एक फैन लगा हुआ है और फिर से मान लो टीवी लगा हुआ है, राइट, और ये हमारा इनपुट है. अब इसमें बिकॉज ये पैरेलल में कनेक्टेड है वायरिंग, तो अगर एक बल्ब फ्यूज भी कर जाता है तो रेस्ट ऑफ द टू थिंग्स कीप ऑन वर्किंग एज इट वाज वर्किंग, एंड the potential difference across each of these will always remain the same, that is 220. So these are the advantages basically. So in parallel circuit, if one electrical appliance stops working due to some defect, then all other appliances keep working normally. Second, each electrical appliance has its own switch due to which it can be turned on or off. आप हर एक में एक अलग से स्विच लगा सकते हो जिससे कि आप इसके स्विच को कंट्रोल कर सकते हो ऑन और ऑफ, किसको आपको ऑन करना है किसको ऑफ करना है. उसके बाद each electrical appliance gets the same voltage 220 volt. This I already explained. Every device will have the same potential difference. And the fourth is the overall resistance of the household circuit is reduced due to which the current from the power supply is high. So overall voltage, overall resistance will reduce. Parallel में connect करते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा है, मान लो 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm को connect कर दोगे parallel में, तो equivalent क्या हो जाएगा, 1/2 plus 1/3 plus 1/4. So if you find an LCM, so you get 12, 2 6, 3 4, and 4 3, 13/12. So basically 1/12. तो अब देखो इन तीनों को कनेक्ट करने के बाद इन तीनों से लेस रेजिस्टेंस मिलता है, राइट. तो दिस इज अ गुड थिंग दैट आप रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हो. रेजिस्टेंस से क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी तो होता है ज्यादातर, राइट. हीट एनर्जी में लॉस होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो ये एक एडवांटेज है कि टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर. ये दोनों क्वेश्चन आर asked straightforward. What are the disadvantages of series circuit? What are the advantages of parallel circuit? ठीक है. तो जितने पॉइंट्स लिखोगे, आता तो 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट लिखोगे काफी है, बट 4 याद करोगे तभी 3 याद रहेगा. हो सकता है कि एक भूल जाओ वहां पे. सो ऑलवेज रिमेंबर ऑल दीज 4 पॉइंट्स, राइट. नेक्स्ट पे चलें. सबको समझ में आ गया ये स्लाइड? Yes, sir. Just a second, sir. यू शुड ऑलवेज राइट नोट्स. आप लोग लिखते नहीं हो. मैं देखता हूँ कि बस एक लारा लिख रही है और भूमि थोड़ा बहुत लिख रही है, आलिया लिख रही है, और मेहुल तो मजे कर रहा है कुर्सी घूम घूम के. मानविक भी एकदम पूरे लेटे हुए हैं आधे, मतलब नहीं सर, लेटा हुआ नहीं हूँ सर, चेयर पे ही हूँ. पैर पे भी वो लेटना कहते हैं, जैसे ऐसे पीछे होके एकदम ऐसे बैठते हैं उसको लेटना कहते हैं. बच्चे ऐसे बैठते हैं स्ट्रेट. सर जैसे बूढ़े थोड़ा पाओगे, तो तुम जवान हो एकदम ऐसे बैठो और फटाफट लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो. नोट्स तो तुमने एक पैसे का कुछ नहीं लिखा होगा, आई एम श्योर. मैंने सर लिखा है सर. दिखा दे, कॉपी दिखा मुझे, क्या लिखा है देखिए. सर अभी कुछ नहीं लिखा, कल का लिखा हुआ है सारा. अरे तो अभी की बात कर रहा हूँ. लिख कभी, ये सब लिखना चाहिए ना, छोटा छोटा. मैं नहीं कहता कि पूरा सेंटेंस लिखो, राइट कैच वर्ड्स. एटलीस्ट तुमको ना अच्छा लगेगा, तुमको समझ में ज्यादा आएगा, और तुम जब रिवाइज करोगे ना यू विल फील गुड कि यू हैव रिटन, और वो तुमको याद भी हो जाएगा. एक अभी के लिए नहीं, बस कि अभी के लिए जीवन में कभी भी कोई भी क्लास करो ना, उसमें छोटा छोटा नोट्स बनाते रहो. मुझे तो बिना लिखे समझ ही नहीं आता. पता नहीं तुम लोग कैसा एकदम भयंकर ब्रेन है तुम्हारा कि बिना लिखे समझ नहीं नहीं सर, पीडीएफ से देख लेते हैं जब भूलते हैं तो. आता. ठीक है, मतलब बिना लिखे समझ में नहीं आता. मतलब व्हेन आई अटेंड क्लास एंड इफ आई एम नॉट राइटिंग नोट्स और नोटिंग इट डाउन, मेरा ध्यान इधर उधर चला जाता है. आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, सो आई कैन अंडरस्टैंड. इट विल गो हियर एंड देयर. टहलने चला जाता ना दिमाग इधर उधर की, अच्छा ओहो सर ने ये बताया, तो फिर तो ध्यान गया उधर ही. कहानी तो चलते रहेंगी क्लास में, कंसंट्रेट करने के लिए लिखते रहना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक पावर पे आते हैं. पावर क्या है? पावर कभी भी वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, राइट. ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा, 9th क्लास में भी वर्क पावर एनर्जी कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा था, राइट. पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. So electric power is the electrical work done per unit time. Work done per unit time is power. So power का जो
फॉर्मूला होगा वर्क डन बाय टाइम टेकन हो जाएगा, P इज इक्वल टू W/T। यूनिट ऑफ पावर क्या हो गया? अच्छा, वर्क, अब तुम ये बताओ वर्क डन तुम क्या लिखते हो? वर्क डन W इज इक्वल टू Q इंटू V लिखते थे, याद है? यस सर, यस सर। Q इंटू V डिवाइडेड बाई T। अब Q बाई T को क्या लिखते हैं, कौन बताएगा? सर Q बाय T को सर सर वोल्ट, आई हाँ I- सर आई, Rate of करंट I- करंट करंट। I इंटू V हो गया। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? पहला फॉर्मूला P इज इक्वल, आई वी अपॉन टी। बस V, नहीं Q बाई T तो I लिख ही दिया ना, तो IV, पावर इज I इंटू V, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। ओके सर। अब ओम्स लॉ लगा लो इस पे। हमको चाहिए कि भाई वोल्टेज और रेजिस्टेंस में निकालना है, तो हम लोग करंट को क्या करेंगे? V बाय R लिख लेंगे। तो दिस इज इक्वल टू V इंटू करंट को हम लोगों ने V बाय R लिख लिया, तो हमारा फॉर्मूला ये क्या बन गया? V स्क्वायर बाय R। तो ये मेरा दूसरा फॉर्मूला हो गया, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तीसरा मैंने बोला कि नहीं भाई V मुझे पसंद नहीं, मुझे तो I पसंद है, तो P इज इक्वल टू वोल्टेज को मैंने क्या लिख लिया? I इंटू R कर लिया ओम्स लॉ से, और इसको फिर से I से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया? आई स्क्वायर R बन गया। तो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ये मेरा तीसरा फॉर्मूला। तो पावर का 3 फॉर्मूला होता है, पहला वोल्टेज इंटू करंट, दूसरा V स्क्वायर बाय R, तीसरा I स्क्वायर R। ठीक है, यस सर। आगे कैसे डिराइव होता है? यस सर। फटाफट लिख लो, फटाफट लिखते जाओ एकदम, सो मच। लिख लिया। लिख लिया, हो बस। सर मुझे एक चीज पूछना है, कैसे कि सर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है सर P इज इक्वल टू V इंटू आई, हाँ, V स्क्वायर अपॉन R और I स्क्वायर अपॉन R। सर पावर का सर यूनिट भी तो फिर चेंज होता रहा, यूनिट चेंज होना चाहिए। यूनिट चेंज नहीं होगा ना, यूनिट एडजस्ट हो जाता है उसी के साथ ना। तुमने करंट लिख लिया ना, करंट का स्क्वायर करके पावर का हमेशा यूनिट तुम्हारा वॉट ही आएगा हर केस में। ओके सर। डन एवरीवन बच्चे? Yes, sir. यस। Unit of power, the SI unit of electric power is Yes, what? sir. Okay. Hi Advait, where were you? बहुत देर बाद तुम्हें देख रहा हूँ। सर सॉरी, मैंने गलत मीटिंग में क्यू अप कर दिया था, तो उसमें हरित भैया आप कहाँ थे? हरित अभी भी नहीं है पीछे भी, सर नॉट एबल टू ज्वाइन। Anyway, चलो। Okay. So unit of power, SI unit of electric power is watt, which is denoted by capital W. The power of 1 watt is a rate of working of 1 joule per second. So 1 watt क्या हो जाएगा? 1 joule by 1 second. Why? Because देखो वर्क डन का यूनिट है जूल्स और टाइम का है सेकंड, तो 1 जूल by 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 watt हो जाएगा, राइट? So SI unit of power is 1 watt. लिख लिया बच्चों सबने? आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। यस सर। Now watt is a smaller unit and hence a bigger unit of electric power called kilowatt is used for commercial purposes. Watt तो छोटा यूनिट है, तो बड़ा यूनिट इसका किलोवाट होता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। कमर्शियल पर्पसेस के लिए हम लोग जनरली किलोवाट यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। सो बेसिकली जो हम लोग ये वर्क डन बाय टाइम टेकन कर रहे हैं, हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, राइट? जो भी आप वर्क डन करते हो दैट इज स्टोर्ड एज एनर्जी, और इफ यू स्पेंड सम एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क. So work done is equal to, you can also write energy by. Clear बच्चों? Yes, sir. yes, sir. यस सर। What is horsepower? Horsepower is a unit for ये energy only, basically, sorry, power only. 1 horsepower is 746 watt. So this is basically, this was initially used, पहले क्या है ना, स्टीम इंजन को ना
पहले स्टीम के पहले क्या था, हॉर्स के कार्ट हुआ करते थे, राइट? यस सर। तुमने देखा होगा कि वो मूवीज वगैरह में दिखाते थे ना, क्वीन जो जा रही Yes, है sir. और हॉर्स के कार्ट बंधे हुए हैं। तो जब स्टीम इंजन सबसे पहले आया तो उनको कंपेयर किससे करना था, हॉर्स के पावर से, कि भाई अगर 4 घोड़े साथ में मिलके दौड़ाओ तो मेरा जो स्टीम इंजन उस 4 घोड़े के हॉर्स के पावर के बराबर, ऐसा। तो ऐसे कंपेयर होता था। तो बाद में जाके एक उसका ये आया, यूनिट आया कि भाई कन्वर्जन ऐसे तो बोल नहीं सकते, कोई घोड़ा मजबूत घोड़ा होगा, कोई पतला घोड़ा होगा, कैसे कंपेयर करेंगे, राइट? नहीं, वाजिब सी बात है ना, कोई अगर खाता पीता घोड़ा है एकदम मस्त तगड़ा तो ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो उस केस में इन्होंने कहा कि भाई 746 वॉट को हम लोग 1 हॉर्स पावर ले लेंगे। तो इससे हमारा ये है। आज अभी भी इनफैक्ट ब्रिटिश वगैरह ये ज्यादा यूज करते थे हॉर्स पावर, और इनफैक्ट अभी भी, बिकॉज देखो यूरोपियन कंट्रीज में ही सर ज्यादा, कार्स में यूज होता है। हाँ, यूरोपियन कंट्रीज में अब कार वगैरह में वहीं पे ज्यादा प्रोडक्शन होता था, तो उन्होंने वो अब ब्रेक हॉर्स पावर BHP करके वो लाने लगे। तो आप देखोगे कि जो पावर किसी गाड़ी की लिखी होती है, जो लोग कार्स फॉलो करते हैं, कौन कौन कार फॉलो करता है यहाँ? सर तभी तो सर पूछा। मैं अच्छा, कार फॉलो करते हैं, ये बताइए कि जो हम गरीब लोगों की कार है उसका क्या BHP होता है, जनरल जो सर 91 हॉर्स पावर होता है, 80 to 91 हॉर्स पावर होता है एक नॉर्मल गाड़ी का, मारुति वगैरह का। हाँ, तो वही BHP वही है। और जो जब जैसे जैसे तुम जाओगे, फरारी हो गया, ये हो गया, जितनी स्पोर्ट्स कार होंगे उन सब में देखोगे 300 BHP, 800 सर BHP 1500 हॉर्स पावर होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम है ना। तो मैं इसे इन जनरल में देखता हूँ कि जो थोड़ी महंगी वाली गाड़ियां होती हैं उसमें मैं देखता हूँ 400, 300, 350 BHP ऐसे। मेरा एक हाथी है टाटा सफारी, उसका कुछ पता नहीं 300, 300 कुछ 200, 300 कुछ ऐसे ही। तो यही सब है ब्रेक हॉर्स। अब उसको BHP कहते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर, उसी हॉर्स पावर ही है बेसिकली। कार में जब यूज करते हैं उसको तो ब्रेक हॉर्स पावर ऐसे करते हैं। अब हम लोग डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, अभी तुरंत हम लोगों ने डिराइव किया इसको। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन था, राइट? सो W/T हो गया, वर्क डन को Q इंटू V लिख लिया। ये हम लोगों ने फर्स्ट पहला फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था यही पढ़ा था कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? सो उससे हमारा Q इंटू V रिप्लेस कर लिया। अब Q/T हमारा करंट होता है, राइट? तो ये हम लोगों ने V इंटू I हमारा पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। सो इलेक्ट्रिकल पावर इज वोल्टेज इंटू करंट। द पावर expended in heating a resistor or turning a motor depends upon the potential difference between the terminals of the device and the electrical current passing through it. ठीक है? तो जो आप पावर स्पेंड कर रहे हो, राइट? तो वो जो पावर स्पेंड in heating a resistor or turning a motor depends upon the potential difference between the terminals of the device and the electric current. So आप उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस रखे हो और कितना करंट फ्लो कर रहे हो, so it depends, electrical power depends on these two factors, the potential difference and the current passing through the conductor, right? Some other formula for calculating electric power, this also we have already done, right? कि power in terms of current and resistance अगर निकालना है तो V into I को V को convert कर लिया I into R, तो ये power is I square R। और power in terms of voltage and resistance करना है तो यहाँ पे current को हम लोगों ने V by R लिख लिया, तो ये बन गया V square by R। तो ये 3 formulas हो गए हमारे। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? जब हमने ये बोला कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, हम लोगों ने क्या बोला? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। सो एनर्जी क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम हो जाएगा, राइट? सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम।
electrical energy consumed by an electrical appliance is given by the product of power rating and the time for which it is used. आप कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, घर में आप कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, उसको हम लोग निकालते हैं जो हमारा कमर्शियल यूनिट है, राइट. कमर्शियल यूनिट इज किलोवाट आवर, KWH कहते हैं, ठीक है. सो घर में जो हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज करते हैं, अब गवर्नमेंट हाउ विल इट नो कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी यू आर यूजिंग. So that comes from the same thing, power into time करके. Let's say I am using an AC of 1.5 kilowatt, ठीक है. मतलब तुम जनरली 1.5 टन जो बोलते हो, अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोवाट का उसमें पावर होता है. 1.5 किलोवाट को अगर तुमने मान लो 4 आवर्स तक यूज कर लिया, तो 1.5 into 4 करोगे तो कितना हो गया, 6 किलोवाट आवर हो गया, राइट. तो 6 किलोवाट आवर is actually 1 kilowatt hour is equal to 1 unit, commercial unit. So when I say I am using an AC for 4 hours, that means I am using 6 units of electricity. और गवर्नमेंट जो है ना, वो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे चार्जेस रखती है. पर यूनिट लेट से 6 रुपए है, 7 रुपए है, तो अभी 7 रुपीज के आसपास का रहता है जो हम लोग घर पे डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं. तो अगर हम 7 रुपीज पर यूनिट स्पेंड कर रहे हैं, मतलब 42 रुपीज हम स्पेंड कर रहे हैं अगर हम 4 घंटे तक एसी को यूज करें, ठीक है. तो यू आर स्पेंडिंग 42 रुपीज इन दैट. अगर आप 30 डेज पूरे चला रहे हो, तब आप देख लो, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लो, 1260, ये रुपीज 1260 इज व्हाट यू आर स्पेंडिंग इफ यू आर रनिंग एन एसी फॉर 4 आवर्स, है ना, फॉर द होल मंथ. अब इस पे क्या है कि गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगाती है, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होता है, वो सब लगा के कुछ अमाउंट कैलकुलेट होता है तुम्हारा, जो कि हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है. मतलब बस एसी ही तो नहीं चलाते हैं हम, तो बहुत सारी चीजें चलाते हैं, राइट. ट्यूबलाइट्स चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, राइट. बहुत सारा माइक्रोवेव चलेगा, रेफ्रिजरेटर चलेगा. तो वो सब जो भी डिवाइस जितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कैसे निकालेंगे, जो उसका पावर है इनटू टाइम करके वो एनर्जी कंजम्पशन निकलता है. उस एनर्जी कंजम्पशन से हम लोग द रेट एट विच गवर्नमेंट इज चार्जिंग फॉर दैट एनर्जी कंजम्पशन, वी गेट द वैल्यूज. इज इट क्लियर? उसमें भी डोमेस्टिक पर्पस में कुछ और गवर्नमेंट थोड़ा सस्ता रखती है रेट्स, और यही कमर्शियल पर्पस, मतलब मैं अगर ऑफिस में अपने चलाऊंगा तो यही सेम मुझे डबल का पड़ेगा, डबल से भी महंगा पड़ेगा, मतलब 12 रुपीज 15 रुपीज पर यूनिट ऐसे पड़ता है, राइट. सर व्हाई सो? गवर्नमेंट को लगता है बिजनेसमैन बहुत पैसा कमा रहा है तो थोड़ा टैक्स ज्यादा ले. व्हाई? बिकॉज यू नो फैक्ट्रीज इज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड जब वो यूज करते हैं तो उससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा होता है, और प्रोडक्ट से वो फैक्ट्रीज प्रॉफिट अर्न करेगी, तो गवर्नमेंट को तो बाद में टैक्स देके वो पहले ही इन सब चीज में कमा लेते हैं. The policies here in India is not supportive towards business. Okay. Basically जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है ना, उसमें वहां पे सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है, कुछ गवर्नमेंट भी वहन करती है. वो चाहती है कि लोगों को सस्ता इलेक्ट्रिसिटी मिले, जिससे गांव-गांव में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो सके. अच्छा, तो ये सबको समझ में आया जो बेसिक हम लोगों ने किया भाई, कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है, कैसे उसका कैलकुलेशंस होता है. अभी हम लोग एग्जांपल्स भी करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाए. मानविक कहाँ चला गया, स्वयं भी भाग गया, सब लोग कैमरा वैमरा ऑफ करके, अतुल्य भी चला गया. मतलब क्या है, बंद क्यों कर लेता मानविक? करना क्या रहता है, तू सोना रहता है, थोड़ी देर गया सो ही जाते हैं. क्या नहीं सर, स्वयं तो खा रहा था, तू चलता है दिख के भी. सर आपको कैसे पता? मैं तुम मुंह चल रहा था तुम्हारा, अभी तो पता चला. अच्छा. Okay, so 1 watt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance of 1 watt power is used for 1 hour. तो छोटा यूनिट हो गया, 1 watt hour is a smaller unit, right?
और इसी को बड़ा करेंगे तो 1 किलोवाट आवर हो जाए। कमर्शियल पर्पस में तो हम लोग ज्यादा यूज करेंगे ना, तो इसीलिए किलोवाट आवर वहां पे हम लोग यूज करते हैं। Commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. It is written in short form as kWh. 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. So एक ये क्वेश्चन बहुत आता है कि derive a relationship between 1 kilowatt hour and 1 joule and joule means how much 1 kilowatt hour is equal to how many joules. So see 1 kilowatt hour is equal to 1000 watt hour. अब ये watt को हम लोग लिख सकते हैं joules per second, है ना। 1 जूल पर सेकेंड इज 1 वॉट, और आर को सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 3600 सेकेंड्स हो जाएगा 60 into 60, राइट। 1 आवर इज 60 मिनट एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। सेकेंड कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया 36123 these many joules, right? So which is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules. So 1 kilowatt hour is equal to this many joules. ये क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों, तो इसीलिए समझ लो कैसे निकाल। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So kilowatt hour is the unit of electrical energy for which we pay to the electricity supply department of our city. तो जो भी हमारे सिटी में इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिपार्टमेंट है वहां पे जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ किलोवाट। और वो जो मशीन लगी हुई होती है ना, ऐसे एक मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिक मीटर, इसमें रीडिंग चलता रहता है ना। ये मेहुल को पता होगा और मानविक को पता होगा ज्यादा। अपार्टमेंट में पता रहता है नहीं ना कि कहाँ तुम्हारा वो। हाँ सर, सर गैस का भी होता है। हाँ, गैस का भी होता है, गैस वाला भी होता है। अभी हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी वाला देखेंगे तो वो क्या करते हैं अंकल जी, उनके पास एक मशीन आती है, वो मशीन से रीडिंग लेते हैं कि क्या है वो। जैसे ही उस पर रीडिंग आता, पिछला रीडिंग तुम्हारा क्या था, मान लो पिछला रीडिंग 2 3 4 5 पे था, और इस बारी जो रीडिंग लेने आए अंकल तो 2 4 5 0 आ गया। तो ये क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं। 2 3 4 5 और 2 4 5 0 में कितना का डिफरेंस है? 105 यूनिट्स का डिफरेंस है ना भाई। तो ये लास्ट मंथ का रीडिंग है, ये इस मंथ का रीडिंग है, तो मतलब तुमने टोटल कितना कंज्यूम किया? 105 यूनिट्स। 105 यूनिट्स। तो 105 को अंकल आएंगे और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 735 रुपीज का कंजम्पशन हुआ। वो अलग बात है कि 7 से क्यों पर यूनिट, मतलब बेसिकली 7 अप्रोक्सीमेटली 7 रुपए 7 माना जाता है। नहीं, हाँ अभी क्या रेट चल रहा है मुझे नहीं पता, 7 रुपए 20 पैसा होगा या 6 रुपए 90 पैसा होगा, कुछ ऐसे ही होगा आसपास ही। ठीक है, वो तुम उनके वेबसाइट, तुम्हारे पास जो बिल आता है ना, एक वो पतला सा वो बिल निकाल, मेरे ख्याल से एक ऐसा पतला सा बिल आता है ऐसा, है ना, जिसपे कुछ लिखा रहता है, तो उसमें देखना, उसमें लिखा हुआ होगा, रेट लिखा रहता है, पढ़ना उसमें, तो उसमें रेट लिखा होगा, उससे पता चल जाएगा तुमको क्या यूनिट। सबको समझ में आ गया? यस सर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इन अ हाउस होल्ड, इस तरह का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिया है एग्जांपल के फॉर्म में। इन अ हाउस होल्ड 5 ट्यूब लाइट्स ऑफ 40 watt each are used for 5 hours and an electric press of 500 watt for 4 hours every day। मतलब हर दिन 5 ट्यूबलाइट जलता है 5 घंटे के लिए, जिसका एक ट्यूबलाइट का पावर है 40 वाट, और इलेक्ट्रिक प्रेस हम लोग यूज करते हैं 500 वाट का 4 hours एवरी डे। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द ट्यूबलाइट एंड प्रेस इन अ मंथ ऑफ 30 days। ठीक है, तो पर डे का पहले निकाल लो। 1 ट्यूबलाइट का 40 वाट है, तो 5 ट्यूबलाइट्स का पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 5 into 40, राइट। तो 5 into 40 200 वॉट्स हो गए, है ना, 200 वॉट्स इसका पावर हो गया ना। और एनर्जी कंज्यूम पर डे, एनर्जी कंज्यूम
per day will be equal to 200 ऐसे कर लो 5 tube lights into 40 for 5 hours. 5 into 40 basically power हो गया है ना, power into time is equal to energy होता है, तो ये energy consumed per day by tube light हो गया. और इलेक्ट्रिक प्रेस से एक ही इलेक्ट्रिक प्रेस है तो 1 into 500 watt into 4, this is per day consumption. Per day consumption 40 into 5, 200 into 5, 1000 plus 500 into 4 is 2000. So this is 3000 watt. ये per day consumption 3000 watt hour. This is per day consumption, right? Watt है और R है. Watt into R will be watt hour. So this is equal to 3000 को 1000 से डिवाइड कर दो. 3000 divided by 1000 kilowatt hour हो जाएगा. That is 3 kilowatt hour. Now energy consumed in whole month, energy consumed during whole month, एक मंथ में क्या हो जाएगा 3 किलोवाट आवर इंटू 30 डेज का मंथ है 90 किलोवाट आवर हो जाएगा. दिस इज एनर्जी कंज्यूम्ड इन द होल मंथ. अब Yes, sir. कंज्यूम अब कह रहा है कि सो यही हम लोग को निकालता एनर्जी कंज्यूम्ड ही निकालना था. इसी में अगर तुमसे पूछ लेता कि इलेक्ट्रिक बिल कितना आएगा और तुमको रेट दिया होता है 6 रुपीज पर यूनिट बिल है तो 90 into 6 करके 540 रुपीज करके हम लोग बिल निकालते. सर इस चैप्टर में जो मेन क्वेश्चंस आते हैं सर वो किस पोर्शन से आते हैं? अभी देखोगे नेक्स्ट आएगा ना वही चीज करेंगे. ओके सर. बेसिकली सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का किसी सर्किट में, राइट. उसके बाद आता है ये जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है उस पर पूछा जाता है कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कुछ दिया होगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को. तीसरा ये पावर और इन सब चीज पे बेस्ड क्वेश्चन. ओके सर. ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से. ओके सर. So you will always find one numerical in board exams from this chapter for sure. 1 to 2 numericals. ये लिख लिया सबने? Yes, sir. हाँ जी सर. Yes, sir. Now, for example, by saying 1 unit of electricity costs say 2 rupees, we mean that 1 kilowatt hour of electrical energy costs 2 rupees. Now, heating effect of current, heat produced is equal to heat produced. अब heat क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है. heat क्या होगा? पावर इंटू टाइम होगा. पावर हम लोग अगर I square R लिखें, I square R into T हो जाता है heat energy consumed. So heat produced is I square R into T. ये क्यों ऐसा I square R into T करते हैं? मान लो तुम्हारे पास एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस R और उसके थ्रू जब करंट I फ्लो करोगे T टाइम तक, तब जो हीट एनर्जी उस पर प्रोड्यूस होगा दैट इज I square R. तो यही रीजन है कि देखो ये हीट एनर्जी क्या है, करंट पे डिपेंडेंट है. तो अगर करंट इंक्रीज करोगे तो हीट भी जनरेशन इंक्रीज करेगा. तो जब ये शॉर्ट सर्किट होता है ना तो करंट का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है बहुत ज्यादा. करंट का वैल्यू इंक्रीज करता है तो हीट अप हो जाता है वायर्स. हीट अप होने की वजह से मतलब इट कैन कैच फायर, राइट. सो दैट्स व्हाई जब शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लगने का डर ज्यादा हो जाता है. दिस इज बिकॉज ऑफ दैट, राइट. दूसरा ये है कि ये जो बहुत देर तक तुमने छोड़ दिया है ना. सर हीट अप तो तब होगा ना जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. दोनों करंट ज्यादा होगा तो भी हीट अप होगा. तीनों चीज पे डिपेंड कर रहा है ना. ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो करा रहे हो तब भी हीट अप होगा. रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो भी हीट अप होगा और करंट ज्यादा होगा तो भी हीट अप होगा. हम एक नॉर्मल सिनेरियो बता रहे हैं कि घर में अगर अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया तो शॉर्ट सर्किट में एक तो स्पार्क्स निकलते हैं, उसके वजह से भी थोड़ा सा वायर्स जो है इट कैन कैच फायर और इनफैक्ट इट गेट्स हीटेड अप आल्सो वेरी फास्ट एंड देन आल्सो इट कैन कैच फायर. एंड सेकंड थिंग इज कि तुमने कोई डिवाइस को ऑन छोड़ दिया है ना, मस्त चले गए कहीं ऑन छोड़ के और 1-2 दिन के बाद वापस आए
जनरली इसीलिए बोला जाता है कि लाइट्स वगैरह ऑफ करके जाना चाहिए अगर आप कहीं लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो हीट अप होता रहेगा, हीट अप हो जाएगा और इतना ज्यादा हीट अप हो जाएगा कि वो इट मे कैच इवन, इट मे इवन कैच फायर. सो यू हैव टू take care of that you switch off everything while you are going for a long time. So यहाँ पे क्योंकि टाइम का भी फैक्टर है, रेजिस्टेंस तो है ही, रेजिस्टेंस बढ़ा के रखोगे तो हीट अप ज्यादा हो. यही वजह है कि जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं घर में, तुमने जो जितने भी हीटर्स वगैरह देखे हैं उन सब में तुम देखोगे कि नाइक्रोम वायर यूज होता है. नाइक्रोम वायर का बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है तो वो जितने भी हीटिंग डिवाइसेस हैं, जैसे हीटर्स हो गए, जो हम लोग घर में हीटर्स यूज करते हैं ना, सर गीजर्स गीजर्स हैं, उसके अंदर भी वो नाइक्रोम वायर पड़े रहते हैं. वो जो एक टोस्टर होता है, टोस्टर देखे होगे, उसके अंदर भी लाल यस सर का कुछ Yes. देखते हो जलता हुआ, वो नाइक्रोम वायर से जो कि हीट अप होके ग्लो कर रहा हो. सर पर उनको सर ऐसे अगर एक बार ऐसे टच कर दो तो सर वो बंद हो जाते हैं एकदम से. तुम हीटर के वायर को भी टच करते हो? नहीं सर, वो नाइफ डाल दिया था गलती से एक बार. तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो नहीं बनना चाहते नहीं हो? नहीं नहीं सर, वो सर ऐसे ही मजे में डाल दिया था. हाँ, तो नाइफ डालने से क्या हुआ होगा कि वो, देखो क्या है कि उसमें ना ऐसे वायर्स के लेयर्स लगे रहते. तुमने इसमें अगर नाइफ डाल दिया, नाइफ इज अ कंडक्टर, तो ये क्या है, डायरेक्ट करंट इसमें फ्लो करने लगा इसके थ्रू. तो ये जो लंबा इधर जाके जा रहा था उससे करंट डायरेक्ट हो गया, तो उसका करंट अचानक बढ़ जाए क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो गया, तुमने डायरेक्ट कनेक्शन दिया. तो उसकी वजह से करंट जब बढ़ जाता है तो ये क्या है कि शॉर्ट सर्किट हो गया बेसिकली, और वो करंट बढ़ने की वजह से वो डिवाइस फूट जाता है, मतलब वो ये ब्रेक हाँ सर, फिर वो कभी चला नहीं. नहीं चलेगा ना, तुमने तो उसका कांड कर दिया, तो अब क्या चलेगा. सर जैसे कि हमें हीट निकालना है और हमें सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, तो सर हमें आई पहले आर निकाल के निकालेंगे या सीधा V पी into I into पी आई T वाला? कर दोगे तो वही चीज है ना, एक ही चीज है ना. तुम उससे जब रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये क्या निकलेगा, V इज इक्वल टू आई आर करके ही तो निकलेगा. यस सर. तो उसको तुम डालोगे तो आई स्क्वायर आर टी, कैलकुलेशन में तो वही आएंगे. लेकिन कहीं भी तुम हीट एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे तो यही लिखोगे. ओके. व्हाई? बिकॉज हीट एनर्जी का मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस के कॉइल में क्या हीट एनर्जी, तो आई और आर और टी के मतलब करंट के फ्लो करने की वजह से होता है. तो तुम कभी भी हीट एनर्जी इज इक्वल टू, किसी भी किताब में ऐसे नहीं देखोगे V इंटू आई इंटू टी, राइट. सर और किसी की हीट का तो सर ऐसा यूनिट सेल्सियस होता है, सॉरी केल्विन होता है. हीट का नहीं होता, और- टेम्परेचर का होता है केल्विन. हीट का तो कैलोरीज होता है, कैलोरीज, जूल और कैलोरीज में फिर हम कन्वर्ट करते हैं. वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर और हीट अलग अलग चीज होता है. ओके सर. These are two physical constant. These are two different things. Okay. More heat will be produced per unit time if two resistances are connected in series than when they are connected in parallel. हमें पता है भाई, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो हीट इंक्रीज कर जाता है. उसके बाद पैरेलल में क्या है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है, तो वहां पे हीट जो है डिक्रीज हो जाएगा. नाउ एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. पहला एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग appliances such as electric iron, electric kettle, electric toaster, electric oven और रूम हीटर्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये जो हीटिंग इफेक्ट है, मतलब हम हीटिंग इफेक्ट को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस हैं उन सभी में इलेक्ट्रिकल हीटिंग को ही यूज करते हैं. और उन सब में मैंने जैसा बताया नाइक्रोम वायर्स जनरली पुट रहता है. तुम जो आयरन होता है, जो प्रेस हम लोग यूज करते हैं, तो उस प्रेस के अंदर भी जो इस तरह से प्रेस होगा ना, इसके अंदर ऐसे वायर्स ऐसे लगे रहते हैं. अगर कभी खोल के देखो तो, मेहुल पक्का खोल के देखा मेरे. सर पर वो इलेक्ट्रिसिटी से वो क्यों नहीं होता, मतलब ऐसे चिपकता नहीं है मतलब. इलेक्ट्रिक, हाँ, मतलब ये जो इसके ऊपर एक लेयर रहता है माइका का, जिसके ऊपर वो डला रहता है. तो माइका इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसीलिए उसको टच करने पे हम लोग को करंट नहीं मारता. हीट तो करेगा, माइका इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हीट ट्रांसफर करेगा
सर तो माइटा एक मेटल है या मेटलॉइड है? माइका एक एलिमेंट है जो कि बेसिकली इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। तो नहीं सर, वो मतलब कि मेटल है। नॉन मेटल होगा, वही मेटल होगा तो गुड कंडक्टर हो जाएगा ना। ओके सर। नहीं, सर वही पूछ रहा था कि मेटल है कि मेटलॉइड है। मेटलॉइड नहीं है, नॉन मेटल जैसा। ओके सर। अच्छा जी, सो पहला ये हो गया। दूसरा, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। इलेक्ट्रिक बल्ब्स में भी यही हीटिंग इफेक्ट यूज करते हैं। वहां पे टंगस्टन का फिलामेंट होता है, जो फिलामेंट है उसका जो मटेरियल होता है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड टंगस्टन। और इसके अंदर हम लोग क्या है, आर्गन करके एक गैस होता है हमारा, नोबल गैस है, जो कि हीट अप करने से ना ग्लो करने लगता है, तो जिसकी Yes, वजह से तुमको ये पूरा ग्लो करता हुआ लाइट दिखता है। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं उसमें आर्गन होते हैं। जो तुम लोग अभी जो हम लोग नियॉन बल्ब्स यूज करते हैं ना कहीं कहीं पे, जिसमें लाइट्स जलते हैं, तो वहां पे नियॉन गैस डला होता है, कहीं कहीं पे हीलियम भी डला हुआ रहता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का आप खरीद रहे हो। Now, tungsten metal is used for making the filament of electric bulb. ये भी क्वेश्चन काफी पूछा था है, why do we use tungsten metal to make the electric filament, make the filament of an electric bulb? So सर इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, तो जल्दी मेल्ट नहीं करेगा, अदरवाइज क्या? यस Sir, why don't we use thundering to harness electricity? नहीं, वी कैन यूज थंडरिंग, बट हमेशा थोड़ा ना होता है। देखो, उससे तुमको एक बार में तो महीने में मान लो तुमको एक बार बस मिला वो थंडर स्टॉर्म आया और उससे थंडरिंग आया या जो भी लाइटनिंग आया, उस लाइटनिंग को तुमने मान लो कैप्चर भी कर लिया, तो उसमें इतना ज्यादा एनर्जी नहीं रहेगा कि तुम्हारा महीने भर का काम चल जाएगा एक Sir, दिन। but one thunderbolt is equal to 1 billion volts. बात तुम्हारी समझ में आ गई, बट उसको हार्नेस करना भी तो तुमको आना चाहिए ना, कि पूरे को एक साथ स्टोर करके रख लो बिना कोई लॉस हुए। ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या तुम्हारे पास? अभी तो नहीं आता। सर स्टोर किसमें करेंगे पर वो? बहुत सारे बैटरीज लगा लेंगे, एक पूरा फील्ड रख लेंगे बैटरी का, ये सब कुछ स्टोर करके उसमें बैटरी में चार्ज। नहीं सर, फिर वो जल नहीं जाएगा पर। हाँ, सर वो जल नहीं जाएगा। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले उसको हार्नेस करेंगे और धीरे धीरे उसको ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि सर वो तो सडन चार्ज होता है ना। वही है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ ना, कि इतना ज्यादा चार्ज सडन एक छोटे से इंस्टेंट में आता है, उसको हार्नेस करके सबको चार्ज करना इज नॉट पॉसिबल। और वो भी तुम महीने में एक बार, हर जगह पॉसिबिलिटी भी नहीं। So, वैसे बोलो तो फिर तो बहुत सारी चीजें हैं जो वेस्ट हो रही है ना दुनिया में। इतना जो तुम यही सोचो ना, वाटर जो है, वाटर इज अ ह्यूज रिसोर्स ऑफ एनर्जी, राइट? Yes. यस सर, अगर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट करना आ गया तो सर बहुत एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। प्रोड्यूस करते हैं, तो वही है। तो अभी तो वो तो पूरा समुंदर ही भरा हुआ है, निकालो बाल्टी बाल्टी और पूरा एकदम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यस सर। We have not been able to. So soon, once we are the way we are finishing up these fossil fuels, we definitely will use that. अभी वो पूरा एक चैप्टर है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, तुम लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी अभी मत पढ़ो वो हम लोग करेंगे, एक पूरा चैप्टर है अलग से। सर पर कुछ टाइम क्या होता है सर, किसी पे बिजली गिरती है पर वो फिर भी बच जाता है। अर्थिंग हो गई ना। वो बेसिकली कुछ खा पी के आता है, भगवान उसको दे के भेजते हैं कि वो नहीं मरेगा। नहीं सर, मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें सर किसी पे बिजली गिरी, सर वो बच गया। यूट्यूब पे देखना बंद करो, आधा फेक वीडियो रहता है उसमें, है ना चलो ध्यान दो। Okay, the electric bulb is filled with a chemically unreactive gas like argon or nitrogen or a mixture of both, right? So this unreactive gas helps it glow better, मतलब better light flow करती है। Heating effect of electric current is utilized in electric fuse for protecting household wiring and electrical appliances. तो ये heating effect of current जो हम लोग फ्यूज में भी यूज करते हैं, अचानक से जैसे एक फ्यूज लगा हुआ है ना, इसमें लेट्स से एक फ्यूज वायर ऐसे लगा हुआ है, अब इसमें अचानक से अगर करंट ज्यादा आ गया, तो करंट ज्यादा आने की वजह से इसमें जो हीटिंग इफेक्ट होगा उससे ये मेल्ट कर जाता है फ्यूज वायर, और
सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो आगे जो डिवाइसेस लगी हैं वो बच जाती हैं। अब ये बिकॉज इट वाज नॉट वेरी रिलायबल, है ना, क्या पता इतना मेल्ट ना कर पाए और तुम्हारा डिवाइस खराब हो जाए, तो इसके लिए अब क्या है कि एमसीबीज होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, वो जैसे ही उस पर्टिकुलर करंट से ऊपर जाएगा तो एमसीबी ट्रिप कर जाता है। तुमने देखा होगा घर में एमसीबी ट्रिप कर जाता है तो फिर पापा जाते हैं उसको फिर ऑन करते हैं, है ना। तो दैट इज बिकॉज कि तुम्हारे यहाँ मतलब तुमने या तो ओवरलोड कर दिया है उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, या फिर बाहर से ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ही ज्यादा करंट आ गया तब ऐसा। ठीक है सर जब मैंने टोस्टर में नाइफ डाला था तो सर वो ट्रिप गिर गई थी। हाँ मेहुल, तुम ऐसा ऐसा काम थोड़ा कम करो और घर में चीजों को बचा के रखो। नहीं सर, वो फिर मैंने वापस नहीं किया सर। चलो आज के लिए इतना ही, अब न्यूमेरिकल्स हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। चैप्टर इज ओवर, जितना चैप्टर था चैप्टर इज ओवर। नाउ वी विल प्रैक्टिस अ लॉट। व्हाई? बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज अ वेरी हाई वेटेज इन एग्जाम्स। सो अभी एक दो क्लास और प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो तुम लोग अपना यहाँ तक पूरा पढ़ के रिवाइज कर लो, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे अगर तुमको थ्योरी ही नहीं आता होगा तो फिर क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे तुमसे। सर इसमें वो है जूल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। वही H = I² RT, वही तो है। नहीं सर, उसके सर 3 फॉर्मूला है। अरे वो वही VI हो गया, फिर उसके बाद तेरा I V²/R² हो गया। रुक जा, तुम कौन से किताब से पढ़ के बता? वो सर मैंने नोट्स बनाए थे ना, तो सर उसमें 3 फॉर्मूला मिले थे मुझे। कहाँ से बनाए थे वही तो पूछा। सर पता ऐसे सर गूगल से बनाए थे। तो वही वही मैं कह रहा हूँ, जूल हीटिंग यही है, H = I² RT। अब उसमें V × I × T भी कर सकते हो। सर मुझे V² T/R मिला, I² RT मिला और VIT मिला। मैं क्या बोल रहा हूँ बालक, ये जो I² R है, ये जो I² R है जो पावर, इसका अभी 3 फॉर्मूला मैंने बताया, तो V × I, I² R और V²/R, इसको रिप्लेस कर दो सबसे, तो 3 फॉर्मूला नहीं होंगे। और मैंने अभी समझाया भी तुम्हें कि भाई हमेशा तुमको जूल हीटिंग के लिए इसी फॉर्मूले को यूज करना है, I² RT। ओके सर। ठीक है सर इसके बाद हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? पहले तो इसको खत्म करेंगे और तुम्हारा टेस्ट लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ओके तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है, बाकियों के स्कूल में कुछ किसी सर लाइट सर समर Sir, हॉलिडे चल सर रहे हैं अभी छुट्टियाँ। सर लाइक सर छुट्टी मतलब लाइट चल रहा था। तो इसके बाद हम लोग लाइट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर ये हो गया, इसके बाद हम लोग लाइट कर लेंगे। लाइट भी बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें टाइम लगता है। आलिया, तो आलिया आपके पहला तो यही चैप्टर हुआ होगा, दूसरा मैग्नेटिज्म वाला हो रहा होगा ना। यस सर। तुम्हारे अभी एग्जाम में पहला ही चैप्टर पूछेंगे, मुझे नहीं लगता सेकंड वाला भी पूछने वाला। सर एग्जाम हो गए। हाँ तो वही सेकंड चैप्टर तक अभी नहीं जाएंगे वो लोग ना, तो जब तक जाएंगे तब तक मैं उसको भी कर दूंगा। तो अभी पहले लाइट शुरू कर लेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों के पहला चैप्टर ही लाइट कराया गया, राइट। तो वील डू लाइट फर्स्ट, ओके। ओके सर। ओके एंड इट इज अगेन अ ह्यूज चैप्टर, इट विल टेक 1.5-2 months। जैसे ये 1.5-2 महीने लग गए इसको करने में, वैसे ही उसमें भी लगेगा 8-10 क्लास। बड़ा चैप्टर, ठीक है बच्चों, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू। 5 minutes, okay।